साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से वीडियो में। हम लोग आज 12वें प्रश्न को देखेंगे। 12वां प्रश्न जो आया था एथिक्स GS4 में, वो था लोक प्रशासन में कार्यरत अधिकारी के लिए सिविल सेवा मूल्यों का स्वरूप क्या होना चाहिए। वह अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में इन मूल्यों के बीच कैसे संतुलन स्थापित कर सकता है, समझाइए। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न को अगर आप आसान भाषा में समझेंगे तो ये कहना चाह रहा है कि लोक प्रशासन में जो अधिकारी कार्यरत होते हैं उनके सिविल सेवा मूल्य का स्वरूप क्या होना चाहिए। ठीक, तो चलिए समझते हैं। लोक प्रशासन में कार्यरत अधिकारी राज्य की नीतियों और जनता की अपेक्षाओं के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण सेतु होता है। यह सेतु सिर्फ फाइलें चलाने या आदेश जारी करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके जरिए शासन की नैतिकता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता जमीन पर उतरती है। ठीक, आज के दौर में जहां राजनीतिक दबाव बढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया हर कदम पर नज़र रख रहा है, नागरिक पहले से कहीं ज़्यादा जागरूक और प्रशासनिक चुनौतियां लगातार जटिल हो रही हैं। ऐसे समय में सिविल सेवा मूल्य यानी सिविल सर्विस वैल्यूज़ किसी भी अधिकारी की पेशेवर पहचान, असली पहचान बन जाती है। ठीक है, UPSC GS4 एथिक्स में पेपर में बार बार यही सवाल अलग अलग रूपों में पूछा जाता है कि एक लोक सेवक किन मूल्यों के सहारे निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन दे सकता है, और कैसे वही मूल्य उसके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में भी संतुलित रूप से दिखाई देने चाहिए। इस वीडियो में दो बड़े हिस्से रहेंगे। पहला हिस्सा सिविल सेवा मूल्यों का आदर्श स्वरूप, और दूसरा इन्हीं मूल्यों का अधिकारी के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में संतुलन। तो भूमिका को कैसे लिखेंगे? भूमिका में लिखेंगे, लोक प्रशासन में कार्यरत अधिकारी राज्य की नीतियों और जनता की अपेक्षाओं के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य करता है। उसकी भूमिका केवल प्रशासन को सुचारू चलाना नहीं, बल्कि शासन की नैतिकता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता को व्यवहार में उतारना भी है। ऐसे में सिविल सेवा मूल्य, सिविल सर्विस वैल्यूज उसकी पेशेवर पहचान का आधार बनते हैं। आज के दौर में जहां राजनीतिक दबाव, सोशल मीडिया की चौकसी, बढ़ती नागरिक जागरूकता और जटिल प्रशासनिक चुनौतियां निरंतर बढ़ रही हैं, इन मूल्यों का पालन प्रशासन की सफलता का आधार है। पहला जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, सिविल सेवा मूल्यों का आदर्श स्वरूप। उसमें पहला पॉइंट है पूर्ण निष्पक्षता। ठीक है, पूर्ण निष्पक्षता की हम लोग बात करेंगे। ठीक, जिसे कंप्लीट इम्पार्शियलिटी कहते हैं। अधिकारी का निर्णय जाति, धर्म, वर्ग, लिंग या राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए 2023 में राजस्थान के एक DM ने पंचायत चुनाव के दौरान सभी दलों के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ समान कार्यवाही की निष्पक्षता का मॉडल तैयार किया। ठीक, यानी पूर्ण निष्पक्षता है क्या कि सब, यह जो है एक बुनियादी मूल्य है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी अधिकारी का निर्णय जाति, धर्म, वर्ग, लिंग, भाषा या राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित ना हो, बल्कि केवल कानून, नियम और सार्वजनिक हित के आधार पर हो। निष्पक्षता वह गुण है जो प्रशासन को अपना पराया या हमारा तुम्हारे की संकीर्ण सोच से ऊपर उठाकर समान नागरिक की दृष्टि से देखता है। उदाहरण के लिए जब हमने बात की कि 2003 में राजस्थान के एक जिले में पंचायत चुनाव के दौरान DM ने आचार संहिता उल्लंघन पर सभी राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ समान कार्रवाई की। किसी दल या राजनेता के लिए अलग नियम नहीं बनाए गए। यह सिर्फ कानूनी अनुपालन नहीं, बल्कि निष्पक्षता का एक जीवंत मॉडल था, जिससे जनता का भरोसा प्रशासन पर और मजबूत हुआ। दूसरा है राजनीतिक व प्रशासनिक निरपेक्षता, यानी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूट्रलिटी। अधिकारी शासन का स्थायी स्तंभ होता है, इसलिए सत्ता परिवर्तन के बावजूद नीति के अनुसार कार्य करना ही सेवा है की गरिमा है। उदाहरण के लिए 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान कई जिलों में प्रशासन ने नई सरकार बनने तक सभी नीतियों को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अनुरूप चलाया। ठीक, समझते हैं कि लोक सेवक शासन का स्थायी स्तंभ होता है। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था निरंतर चलती रहती है। ऐसे में अधिकारी की निष्ठा किसी दल के प्रति नहीं, बल्कि संविधान, कानून और नीति निर्देशों के प्रति होनी चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान देश के कई जिलों में प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया कि नई सरकार बनने तक सभी निर्णय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अनुरूप लिए जाएं, किसी भी पक्ष को अनुचित लाभ न मिले। यह रवैया राजनीतिक निरपेक्षता का व्यवहारिक उदाहरण है। नैतिक रूप से यह बताता है कि अधिकारी बदलती सरकारें बावजूद अपनी पेशेवर निष्पक्षता को कायम रख सकता है। अगला है अटूट सत्यनिष्ठा और ईमानदारी, इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी। यह मूल्य सेवा की आत्मा है। किसी भी परिस्थिति में निजी लाभ को तिलांजलि देकर सार्वजनिक हित को सर्वोपरि रखना। यानी हाल ही में एक नए IAS अधिकारी ने सड़क निर्माण परियोजना की गुणवत्ता में गड़बड़ी देखकर ठेकेदार पर कार्रवाई की, भले ही उस पर भारी दबाव था। आसान भाषा में अगर हम समझें
तो यह वही मूल्य है जो सिविल सेवा की आत्मा कहलाता है, इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी। सत्यनिष्ठा का मतलब है कि किसी भी परिस्थिति में निजी लाभ, रिश्तेदारी, लालच या भय को छोड़कर हमेशा सार्वजनिक हित को सर्वोपरि रखना। एक घटना जिसके बारे में हमने चर्चा की कि एक आईएएस अधिकारी ने सड़क निर्माण परियोजना की गुणवत्ता में खराबी देखकर भारी राजनीतिक और व्यावसायिक दबाव के बावजूद ठेकेदार पर कार्रवाई की, पेमेंट रोका और पुनः गुणवत्ता जांच करवाई। यह केवल करेक्शन नहीं था, बल्कि यह संदेश भी था कि सार्वजनिक धन के साथ कोई समझौता नहीं होगा। ऐसी घटनाएं संकेत देती हैं कि ईमानदारी केवल घूस न लेने तक सीमित नहीं, बल्कि गलत को अनदेखा न करने की भी भौतिक प्रतिबद्धता है। अगला है उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही, यानी अकाउंटेबिलिटी। जवाबदेही केवल उच्च अधिकारियों के प्रति नहीं, बल्कि प्रतिदिन सेवा लेने वाले आम नागरिक के प्रति भी होती है। उदाहरण के लिए दिल्ली के कई जिलों में लोक शिकायत पोर्टल के माध्यम से अधिकारियों के निस्तारण समय को सार्वजनिक किया जा रहा है। ठीक, यानी अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही सिर्फ ऊपर बैठे उच्च अधिकारियों के प्रति नहीं, बल्कि प्रतिदिन सेवा लेने वाले आम नागरिक के प्रति भी होती है। एक आदर्श लोक सेवक यह समझता है कि उसके प्रत्येक निर्णय, फाइल पर की गई हर टिप्पणी और हर देरी का प्रभाव किसी न किसी नागरिक के जीवन पर पड़ता है, इसलिए वह अपने काम के प्रति अंसरेबल महसूस करता है। उदाहरण के लिए हमने देखा कि दिल्ली के कई जिलों में लोक शिकायत पोर्टलों के माध्यम से अधिकारियों के निस्तारण समय को सार्वजनिक किया जा रहा है। किस अधिकारी ने कितनी शिकायतें समय पर निस्तारित की, यह डेटा जनता के लिए खुला रखा जा रहा है। इस तरह की व्यवस्था जवाबदेही को दस्तावेज से निकालकर जनता के दरबार में ले आती है। अगला है पारदर्शिता, यानी ट्रांसपेरेंसी। कार्यप्रणाली, निर्णय प्रक्रिया और संसाधनों के उपयोग में खुलेपन से जनता का विश्वास बढ़ता है। उदाहरण के लिए आरटीआई एक्ट 2005 का पालन और प्रशासनिक फाइलों का डिजिटाइजेशन। ठीक, यानी कार्यप्रणाली, निर्णय प्रक्रिया और संसाधनों के उपयोग में जितना अधिक ओपननेस होगा, जनता का विश्वास उतना ही बढ़ेगा। आरटीआई एक्ट 2005 ने इस दिशा में क्रांतिकारी भूमिका निभाई है। जब नागरिक प्रशासनिक फाइलों, टेंडर प्रक्रिया, फंड के आवंटन और उपयोग की जानकारी प्राप्त कर पाते हैं, तो बंद कमरों के निर्णय कम होते हैं। इसके अलावा फाइलों का डिजिटलाइजेशन, ई ऑफिस और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नोटिंग और आदेशों के रिकॉर्डों को रिकॉर्ड करना, यह सब मिलकर पारदर्शिता को एक व्यवहारिक रूप देते हैं। नैतिक दृष्टि से देखें तो ट्रांसपेरेंसी छिपाने की मानसिकता के बजाय खुलेपन की संस्कृति का निर्माण करती है। सेवा भावना, अगला है स्पिरिट ऑफ सर्विस। सिविल सेवा अथॉरिटी से अधिक सर्विस की भावना पर आधारित है। उदाहरण के लिए कोविड-19 महामारी में अनेक जिलाधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर भोजन वितरण और अस्पताल प्रबंधन में नेतृत्व किया गया। यानी सिविल सेवा की जड़ें अथॉरिटी से ज़्यादा सर्विस से निहित हैं। यदि अधिकारी अपने पद को केवल पावर, स्टेटस और सुविधाओं का स्रोत मान लेता है तो मूल्य भटकने लगते हैं, लेकिन यदि वह इसे पब्लिक सर्विस का माध्यम समझे तो उसका पूरा नज़रिया बदल जाता है। कोविड-19 महामारी के दौरान देश के अनेक जिलाधिकारियों ने न सिर्फ प्रशासनिक आदेश जारी किए, बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भोजन वितरण, क्वारंटीन सेंटर प्रबंधन, अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था जैसे कामों में सक्रिय नेतृत्व दिखाया। कई अधिकारी दिन रात फील्ड पर रहे, जोखिम उठाए। यह प्योर स्पिरिट ऑफ सर्विस का उदाहरण है। यह सेवा भावना ही सिविल सेवा को मात्र नौकरी से आगे बढ़ाकर मिशन में बदल देती है। अगला है सहानुभूति एवं करुणा, एम्पैथी एंड कंपैशन। क्या है ये, कैसे लिखेंगे? विशेष रूप से कमजोर वर्गों के हित में संवेदनशील निर्णय लेना। उदाहरण के लिए एक महिला एसडीएम द्वारा राशन लेने आई दिव्यांग महिला को व्यक्तिगत सहायता देना, जिसकी तस्वीर वायरल हुई। ठीक है क्या? लोक प्रशासन केवल कानून को यांत्रिक कार्य नहीं, बल्कि मनुष्यों के जीवन से जुड़ा संवेदनशील क्षेत्र है, खासकर कमजोर और वंचित वर्गों के लिए। एम्पैथी का मतलब है सिर्फ नियम पढ़ना नहीं, बल्कि यह समझना कि नियम का प्रभाव सामने वाली व्यक्ति की जिंदगी पर क्या पड़ेगा। एक महिला एसडीएम द्वारा राशन लेने आई दिव्यांग महिला को व्यक्तिगत रूप से सहायता करना, उसकी समस्याएं सुनना और तुरंत समाधान देना, यह दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। यह दिखाता है कि मानवीय करुणा प्रशासनिक पद की गरिमा को कम नहीं बल्कि ऊंचा करती है। अगला है पेशेवर उत्कृष्टता, प्रोफेशनल एक्सीलेंस। कैसे लिखेंगे? निरंतर सीखना, नई तकनीकों और डेटा आधारित निर्णयों को अपनाना। उदाहरण के लिए एआई आधारित ग्रीवियंस ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग तेजी से बढ़ा है। 2025 में कई राज्यों ने इसे अपनाया है। ठीक, यानी आखिरी पर कम महत्वपूर्ण नहीं, प्रोफेशनल एक्सीलेंस। केवल अच्छे इरादे काफ़ी नहीं हैं। आज के जटिल शासन में टेक्निकल कॉम्पिटेंस, डाटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग और नई तकनीकों की समझ भी उतनी ज़रूरी है।
2025 तक कई राज्यों ने एआई बेस्ड ग्रीवियंस ट्रैकिंग सिस्टम अपनाए हैं, जिनसे शिकायतों का पैटर्न एनालिसिस होता है और नीतिगत सुधार की दिशा तय होती है। एक प्रोफेशनली सक्षम अधिकारी इन टूल्स का इस्तेमाल कर नीतियों को ज़्यादा प्रभावी, टारगेटेड और एविडेंस बेस्ड बना सकता है। नैतिक दृष्टि से एक्सीलेंस का अर्थ है काम को सिर्फ पूरा करना नहीं, बल्कि सर्वोत्तम तरीके से करना। अब है दूसरा पार्ट जिसके बारे में हमने बात की थी, व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में मूल्यों का संतुलन। तो एक एक करके इन्हें भी देख लेते हैं। पहला है इसमें भूमिका संघर्ष को पहचानना, रिकॉग्नाइजिंग रोल कॉन्फ्लिक्ट। अधिकारी अपने कार्यस्थल पर कठोर नियम पालन करता होता है, जबकि निजी जीवन में वह परिवार, समाज और संबंधों में मानवीयता रखता है। संतुलन समझदारी से तय होता है। उदाहरण के लिए अवैध निर्माण हटाने के दौरान संवेदनशील वर्गों को नोटिस अवधि और पुनर्वास विकल्प देना। उदाहरण के तौर पर देखें कि एक अधिकारी ऑफिस में कठोर नियम पालन करता होता है, जबकि निजी जीवन में वही व्यक्ति परिवार, मित्रों और समाज के बीच एक भावनात्मक और मानवीय इंसान होता है। कई बार इन दोनों भूमिकाओं के बीच टकराव महसूस होता है, इसे रोल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई को देखें तो कानून कहता है कि अवैध निर्माण हटाया जाए, लेकिन वहीं यदि उस बस्ती में गरीब या कमजोर वर्ग के लोग रह रहे हों तो मानवीय संवेदना कहती है कि उन्हें अचानक बेघर न किया जाए। एक आदर्श अधिकारी यहाँ संतुलन बनाता है, कानूनी कार्रवाई से पहले नोटिस अवधि देता है, पुनर्वास या वैकल्पिक व्यवस्था पर जोर देता है और संवाद के साथ समाधान खोजता है। ठीक। अगला है सामाजिक दबावों से दूरी, मेंटेनिंग इथिकल बाउंड्रीज। कैसे लिखेंगे? राजनीतिक नेताओं, रिश्तेदारों और परिचितों के दबाव को कानून के आधार पर विनम्रता से अस्वीकार करना। उदाहरण के लिए किसी निजी व्यक्ति की फाइल में फेवर करने से इनकार कर देना, भले सामने वाला आपका परिचित क्यों न हो। आसान भाषा में समझें तो सामाजिक और राजनीतिक दबावों से नैतिक दूरी बनाए रखना। अधिकारी पर अक्सर रिश्तेदारों, परिचितों, स्थानीय नेताओं या प्रभावशाली लोगों की ओर से फेवर करने का दबाव आता है। एक नैतिक लोक सेवक कानून के आधार पर विनम्रता से ऐसे दबावों को अस्वीकार करना सीखता है, जैसे किसी निजी व्यक्ति की फाइल में अनावश्यक तेजी या राहत देने से साफ मना कर देना, चाहे वह आपका अपना पुराना परिचित ही क्यों ना हो। यहाँ टोन टकराव का नहीं बल्कि फर्म है, लेकिन पोलाइट होना चाहिए ताकि रिश्ते न बिगड़े पर मूल्य न टूटे। अगला है पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में नैतिक उदाहरण स्थापित करना। कैसे? एक अधिकारी का निजी जीवन भी जनता में संदेश देता है। सादगी, ईमानदारी, समय अनुशासन जैसे गुण दोनों जीवन में सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए कई वरिष्ठ अधिकारी, आईएएस अधिकारी आज भी सरकारी आवास व तंत्र का अत्यधिक उपयोग नहीं करते। सादगी का यही संदेश है। तो आसान भाषा में समझें तो एक अधिकारी का निजी जीवन भी जनता के लिए एक तरह का संदेश बन जाता है। यदि वह परिवार में फिजूल खर्ची, दिखावा या अनावश्यक विलासिता से भरा जीवन जीता है तो समाज में यह धारणा बन सकती है कि यह केवल सरकारी सिस्टम की वजह से संभव है। इसके उलट कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आज भी सादगीपूर्ण जीवन शैली अपनाते हैं, सरकारी संसाधनों का न्यूनतम उपयोग करते हैं, अनावश्यक तामझाम से दूरी बनाते हैं और समय अनुशासन का पालन करते हैं। यह सब न केवल उनके बच्चों के लिए बल्कि उनके अधीनस्थ कर्मचारियों और समाज के लिए भी लिविंग एग्जाम्पल बनता है। ठीक है। अगला है सोशल मीडिया संतुलन, एथिकल यूज ऑफ सोशल मीडिया। कैसे? व्यक्तिगत अभिव्यक्ति पर सीमाएं, परंतु प्रशासनिक सूचना के प्रसार के लिए उपयोग। उदाहरण के लिए यूपीएससी द्वारा 2024 में जारी सोशल मीडिया एडवाइजरी, अधिकारी राजनीति पर टिप्पणी से बचे। कैसे? समझिए, आज के समय में सोशल मीडिया हर अधिकारी की छवि और नैरेटिव को सेव करता है, इसलिए एक और नया मूल्य उभर कर आता है, सोशल मीडिया पर नैतिक संतुलन। अधिकारी को यह समझना होता है कि वह अपनी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग करे, लेकिन राजनीतिक टिप्पणी, पक्षपात, गोपनीय जानकारी का लीक होना या संवेदनशील मुद्दों पर भड़काऊ राय से बचे। यूपीएससी और कई सेवाओं द्वारा 2024 में जारी सोशल मीडिया एडवाइजरी में साफ कहा गया कि अधिकारी को राजनीति पर खुलकर टिप्पणी करने से बचना चाहिए और अपने पद की गरिमा को ध्यान रखते हुए ही पोस्ट करनी चाहिए। साथ ही प्रशासनिक सूचना और जन जागरूकता के लिए सोशल मीडिया एक बेहद उपयोगी उपकरण भी बन जाता है, बशर्ते इसका एथिकल यूज हो। अगला है आत्मनियमन एवं नैतिक प्रशिक्षण, सेल्फ रेगुलेशन एंड एथिकल रेनफोर्समेंट। अगला है तो कैसे लिखेंगे? नियमित नैतिक प्रशिक्षण, आध्यात्मिक अभ्यास, रीडिंग ऑफ एथिकल लिटरेचर, वरिष्ठ अधिकारियों से मेंटरशिप, इनसे संतुलन मजबूत होता है। आसान समझे तो मूल्यों का पालन केवल बाहरी नियमों से नहीं बल्कि आत्म नियमन से संभव है। एक अच्छा अधिकारी समय समय पर स्वयं का नैतिक ऑडिट करता है। मैंने आज तक किसी अनुचित दबाव में आकर निर्णय तो नहीं लिया, कहीं मैं
अपनी सुविधा के लिए नियमों को नज़रअंदाज तो नहीं कर रहा। नियमित नैतिक प्रशिक्षण, आध्यात्मिक अभ्यास, एथिकल लिटरेचर पढ़ना और वरिष्ठ अधिकारियों से मेंटरशिप लेना, ये सब मिलकर उसके अंदर के नैतिक कंपास को मजबूत करते हैं। यह इनर रेनफोर्समेंट ही कठिन समय पर सही निर्णय लेने में मदद करता है। अगला है जीवन के दोनों क्षेत्रों में समान मूलभूत मूल्य। ठीक, जीवन के दोनों क्षेत्रों में समान मूलभूत मूल्य तो कैसे लिखेंगे? ईमानदारी, सम्मान, विनम्रता, समय की पाबंदी, पारदर्शिता, ये मूल्य निजी और सार्वजनिक दोनों जीवन में समान रूप से लागू होते हैं। उदाहरण के लिए जन सुनवाई में समय पर पहुंचना और परिवार में भी समय का सम्मान करना, दोनों में इंटीग्रिटी का विस्तार है। आसान समझे तो ईमानदारी, सम्मान, विनम्रता, समय की पाबंदी और पारदर्शिता जैसे मूल्य अलग अलग खानों में नहीं होते हैं। ये मूल्य निजी और सार्वजनिक दोनों जीवन में समान रूप से लागू होते हैं। यदि कोई अधिकारी जन सुनवाई में तो समय पर पहुँचे पर लेकिन परिवार और व्यक्तिगत संबंधों में समय का कोई सम्मान न रखे तो यह दोहरेपन उसके अंदर ही अंदर नैतिक असंतुलन पैदा कर सकता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति हर क्षेत्र में समय की पाबंदी और सम्मानजनक व्यवहार को महत्व देता है, उसकी इंटीग्रिटी एक संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में उभरती है। अंत में हम निष्कर्ष लिखेंगे कि लोक प्रशासन के लिए सिविल सेवा मूल्य केवल नियमों की सूची भर नहीं, बल्कि एक अधिकारी की नैतिक पहचान, नेतृत्व क्षमता और सार्वजनिक विश्वास की नींव है। यदि अधिकारी अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में भी इन्हीं मूल्यों को वास्तविक रूप से जीता है तो वह अधिक प्रभावी, विश्वसनीय और जनसेवक के आदर्श स्वरूप में उभरता है। आज की जटिल प्रशासनिक परिस्थितियों, टेक्नोलॉजी, पारदर्शिता, राजनीतिक दबाव में इन मूल्यों का संतुलन ही प्रशासन की स्थिरता और सार्वजनिक विश्वास सुनिश्चित करता है। ठीक, यानी लोक प्रशासन के लिए सिविल सेवा मूल्य केवल नियमों की सूची नहीं, बल्कि एक अधिकारी की नैतिक पहचान, नेतृत्व क्षमता और सार्वजनिक विश्वास की ठोस नींव है। यदि अधिकारी निर्णय में निष्पक्षता, राजनीति में निरपेक्षता, अटूट सत्यनिष्ठा, जवाबदेही, पारदर्शिता, सेवा भावना और सहानुभूति तथा प्रोफेशनल उत्कृष्टता को अपने पेशेवर जीवन का हिस्सा बनाता है और साथ ही इन मूल्यों को भी अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में ईमानदारी से जीता है, तो वह सिर्फ एक अधिकारी नहीं बल्कि जन सेवक के आदर्श स्वरूप में सामने आता है। आज की जटिल प्रशासनिक परिस्थितियों, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, पारदर्शिता को की अपेक्षा और राजनीतिक दबाव, इन सब के बीच यही नैतिक संतुलन प्रशासन की स्थिरता और जनता के बीच विश्वास की सबसे बड़ी गारंटी है। यही संदेश यूपीएससी GS4 के उत्तर में और वास्तविक जीवन की सिविल सेवा में दोनों जगह केंद्रीय भूमिका निभाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।